गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना 11th का टॉपिक है लेसन नंबर 1। उसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व तथा क्षेत्र। भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। तो इसमें देखिएगा हमारे देश की लगभग कितनी % जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, वो 70% जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर रहती है। ठीक है। फिर है खाद्य कृषि संगठन FAO कर लेना यहाँ पे FAO इसको बोलते हैं। खाद्य कृषि संगठन के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर के एल मेहरा के अनुसार सरस्वती नदी के उद्भव के पश्चात सरस्वती नदी के खोज के पश्चात पता चला कि भारत में प्राचीन काल से ही एक साथ 2 फसलों की खेती की जाती थी, जिसके आधार पर इसको नाम कहते हैं मिश्रित फसल। क्या बोल सकते हैं इसको? मिश्रित फसल। ठीक है। फिर है देखो, मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? कृषि से होती है। अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? कृषि से होती है। प्राचीन ग्रंथों में बात करें, प्राचीन ग्रंथों में चावल को अक्षत, गेहूं को कनक, जो तिल को श्रीफल, नारियल को श्रीफल, गेहूं जो तिल को कनक कहते थे, नारियल को श्रीफल कहा जाता था। नारियल को क्या कहा जाता था? श्रीफल। जबकि कपास को सूत के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अब आता है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से कृषि के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? कृषि के अवशेष मिले हैं, जो कि निम्न प्रकार है। किस प्रकार है? निम्न प्रकार है। देखो, ऋग्वेद की लिखावट के अनुसार वानिकी तथा कृषि उपकरणों के महाभंडार को दर्शाया गया है। कृषि उपकरणों को दर्शाया गया है। फिर है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण तथा पहिए वाली गाड़ी के अवशेष मिले हैं। अनाज भंडारण की कोठियाँ आती थी। पहली कोठी जिसको बोलते थे ओबरी, ओबरी के नाम से आती थी, जिनमें अनाज को क्या किया जाता? भंडारित किया जाता था। फिर है अर्थवेद में पादप सुरक्षा के संबंधित जानकारी मिलती है। अर्थवेद में किससे संबंधित जानकारी मिलती है? पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी मिलती है। जबकि वराहमिहिर के ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम क्या था? बृहद संहिता। जबकि वराहमिहिर के ग्रंथ बृहद संहिता में मृदा का वर्गीकरण किया गया, सिंचाई की प्रणालियों का अध्ययन किया गया, कृषि उपकरण व मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी मिलती है। किससे? वराहमिहिर के ग्रंथ है बृहद संहिता के द्वारा। फिर देखो, अतः प्राचीन खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है, जिससे कृषि का समुचित विकास हुआ है। मतलब प्राचीन खेती के साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अभी मान लो वैज्ञानिकों ने कोई भी नई खोज की, उस नई खोज को प्राचीन खेती के साथ अपनाकर जो खेती की जाती है, जिससे कृषि के विकास में विकास हुआ है, समुचित विकास हुआ है। ठीक है। फिर देखो, कृषि क्या है? कृषि होती क्या है? आपको बता रखा है कि कृषि का परिभाषा क्या होती है। देखो, कृषि शब्द संस्कृत कृष धातु से बना है। किस धातु से बना है?
कृष धातु से। कृषि शब्द संस्कृत के कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कि खींचना, आकर्षित करना, जोतना, खींचना, आकर्षित करना, जोतना, वह प्राप्त करना, वह प्राप्त करना। अतः कृषि से तात्पर्य है कि मृदा की जुताई करके फसल उत्पादन करना। मृदा की जुताई करके फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। और वैसे आपको शुरू में लिखा रहेगा कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, अर्थात मृदा की गुड़ाई, को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। फिर देखो कृषि विज्ञान लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला है एगर, दूसरा है कल्चर। एगर का अर्थ है सोइल और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन, ठीक है। अर्थात मृदा में कृषि कार्य करना है क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान। देखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन तथा वानिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। आधुनिक भारत में कृषि का एक लंबा इतिहास रहा है। इसका पता डॉक्टर एम.एस. रंधावा की पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट करना है इसको भी, डॉक्टर एम.एस. रंधावा की पुस्तक भारत में कृषि का इतिहास। डॉक्टर एम.एस. रंधावा की पुस्तक कौन सी है? भारत में कृषि का इतिहास से पता चलता है। 1899 से 1900 के मध्य अकाल को देखते हुए इसके स्थायी समाधान हेतु कृषि के चहुमुखी विकास के लिए 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई, और उसको नाम बोलते हैं पूसा। क्या नाम बोलते हैं इसको? पूसा। तथा इसके पश्चात 1905 में बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी किनारे पूसा नामक स्थान पर कृषि कार्य के शोध मतलब रिसर्च हेतु फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। क्लियर? देखो इस संस्थान को 1911 में इंपीरियल रिसर्च के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, जबकि इसको नाम पूर्णतः स्वायत्त शासन कब प्रचलित हुआ? 1919 में प्रचलित हुआ। इस संस्थान द्वारा फसलों व पशुओं के प्रजनन, मृदा विज्ञान तथा कीट कवक व वनस्पति विज्ञान के ऊपर शोध कार्य हेतु रूपरेखा तैयार की गई। कहाँ पर? पूसा मतलब IRI में, ठीक है। फिर 7 नवंबर 1934 को बिहार में विनाशकारी भूकंप व बाढ़ आने के कारण इसका भवन क्षतिग्रस्त हो गया। इसके पश्चात 1936 में पूसा नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? पूसा नई दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर देखो इंपीरियल शब्द को क्या है? इंपीरियल शब्द को 1947 में हटाकर क्या कर दिया गया? इंडियन शब्द कर दिया गया। फिर 1960 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1960 में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाना एक चुनौती थी। क्या थी? खाद्यान्न उपलब्ध करवाना एक चुनौती थी। तब ICAR के DG डॉक्टर BP पाल व IAR के एक संस्थापक डॉक्टर DG पाल तो ICAR के थे एवं IRI के संस्थापक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि के विकास की रूपरेखा तैयार की गई। क्लियर? फिर 1963 में नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने भारत का भ्रमण किया। कहाँ का भ्रमण किया? भारत का भ्रमण किया। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को बोने गेहूँ का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को बोने गेहूँ का जनक भी कहा जाता है।
इन्होंने हरित क्रांति का क्या किया था, सूत्रपात किया था। ठीक है, विश्व में क्रांति का सूत्रपात किसने किया था, डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग ने। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई, जबकि पूर्णतः हरित क्रांति शब्द 1968 में नॉर्मन ई बोरलॉन्ग द्वारा दिया गया। सॉरी, डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने दिया था। शब्द किसने दिया था, डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने। इसको डिलीट कर लें, यहाँ से हटा देना और इसके जगह कर लेना डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग, डॉक्टर एन ई बोरलॉन्ग। एनी बोरलॉन्ग, क्या है, एनी बोरलॉन्ग। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई। हरित क्रांति की शुरुआत किसको बढ़ाने के लिए की गई, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई। इसमें सर्वप्रथम गेहूं व चावल की बोनी किस्मों की खेती की गई। किसकी, गेहूं व चावल की बोनी किस्मों की खेती की गई। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल।